ये जो टॉपिक है, मैं इसके लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ और ऑडियंस को भी, व्यूअर्स को काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो यू कैन टेक द लीड। सबसे पहले भाई मैं ऋषभ भाई से पूछना चाहता हूँ, इंटीरियर डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर और आपकी सिविल इंजीनियरिंग, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है मेन? आपके 3 नहीं 4 होते हैं एक्चुअली। एक वास्तु भी होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक हमारे प्रोजेक्ट का, या रेजिडेंशियल हो या कॉमर्शियल हो, कुछ भी हो, कॉम्प्लेक्स हो। वास्तु तो होता ही है भाई, इंडिया में हमारा कल्चर है वो तो खैर। वास्तु एक मेन प्रायोरिटी में आता है। वास्तु धीरे धीरे बढ़ता भी जा रहा है, मतलब अभी क्लाइंट 50% वास्तु कंसीडर करते हैं। इन फ्यूचर वास्तु एक पार्ट हो जाएगा कि वास्तु तो कंपलसरी हो जाएगा हर एक प्रोजेक्ट में, और बड़े प्रोजेक्ट में तो कंसीडर किया जाता है। वास्तु बेसिकली एक 4 कॉलम है हमारे, आपका सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट, इंटीरियर और वास्तु। तो बेसिकली जब कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, सबसे पहले फाइल पहुंचती है आर्किटेक्चर के पास। आर्किटेक्चर उसकी प्लानिंग करेगा सारी, कि प्लानिंग में रूम का साइज क्या होगा, बाथरूम का साइज क्या होगा, किचन का साइज क्या होगा, लॉबी लेआउट मैपिंग मतलब कर लेते हैं। कंप्लीट लैंडस्केप प्लानिंग सब आर्किटेक्चर करता है। फिर वो फाइल जाएगी वास्तु वाले के पास कि जो हमने प्लानिंग करी है, किचन की साइज है, नॉर्थ किचन हमारी कहाँ पे आनी चाहिए, मंदिर नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो सब चीज़ें वास्तु वाले कंसीडर करते हैं, वो बताते हैं। फिर बाई इन केस क्या होता है, क्लाइंट को लगता है कि नहीं मेरे को ये लोकेशन चेंज नहीं करनी। किचन में विंडो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हाँ, बाथरूम में वेंटिलेशन के लिए विंडो कंसीडर चाहिए होती है, बट क्या होता है कभी कभार वो हम लोकेशन चेंज नहीं कर पाते हैं, तो वास्तु वाले उनकी रेमेडी क्रिएट करते हैं कि आप ये रेमेडी यूज़ करो, या ब्लू स्टोन यूज़ करो, या आप रेड स्टोन यूज़ करो। मैंने देखा पिरामिड्स भी लोग लगवा, उससे उसकी एनर्जी डाउन होगी, ठीक है। फिर वो फाइल पहुंचेगी सिविल इंजीनियर के पास, जिससे वो उनकी सिविल ड्राइंग रेडी करेगा। इवन साथ के साथ इसकी फ्रंट एलिवेशन ड्राइंग भी रेडी होगी। फ्रंट एलिवेशन में क्या होता है, आपकी स्ट्रक्चर की बिल्डिंग की हाइट कितनी हाइट तक जाएगी वो आर्किटेक्चर डिफाइन करेगा, और उसकी स्टेयर्स की डिजाइन भी आर्किटेक्चर करता है। अभी तक फाइल मतलब सिविल इंजीनियर के पास नहीं गई है, अभी तक उनके पास ही है। हाँ, आर्किटेक्चर के पास है, वो सिविल इंजीनियर पाई जाएगी जब तक आपका फ्रंट एलिवेशन और आपकी स्टेयर्स की डिजाइन फाइनलाइज नहीं हो जाएगी। जब ये फाइनलाइज होने के बाद जाएगी फाइल सिविल इंजीनियर के पास। इवन कॉलम प्लेसमेंट आर्किटेक्चर करते हैं कि कहाँ का मुझे कॉलम चाहिए, साइज सिविल इंजीनियर डिसाइड करेगा। और इसमें ये भी होता है कभी कभार कि सिविल इंजीनियर कहते हैं नहीं यहाँ पे कॉलम की नीड नहीं है, एक्स्ट्रा कॉलम लगाने से कोई इफेक्ट नहीं आना, बट हाँ ये जरूर कंसीडर किया जाता है हमारा स्ट्रक्चर कितने फ्लोर का बनना है और आगे कितने फ्लोर का बनने वाला इन फ्यूचर। ऐसे कि कभी कभार आपने 3 फ्लोर का आपने घर बनवाया, आप इन फ्यूचर चाहते हो कि मैं उसको 2 फ्लोर एक्सटेंड करूँगा, तो ये पहले से प्री प्लान होगा, क्योंकि बाद में आप 2 फ्लोर एक्सटेंड नहीं कर सकते। फाउंडेशन और जो उसका स्ट्रक्चर प्लान होगा वो उसी को कंसीडर करते हुए होगा कि हम इसको फ्यूचर में क्या एक्सटेंड करेंगे या नहीं। जनरली क्या होता है ना, आपने होगा बहुत सारे बिल्डिंग में क्रैक्स आते हैं, वो क्रैक्स आने का रीजन क्या है, उस पर लोड आ रहा है कॉलम पे। आपने हो कुछ जगहों पे आपकी बिल्डिंग नीचे जा रही है, वो इसलिए होता है कि उनके कॉलम की स्ट्रेंथ कम है। जनरली लोग क्या करते हैं कि बीम को बहुत मोटा कर देंगे, कॉलम को बहुत मोटा कर देंगे। मोटा करने से नहीं होता है, उसकी जितनी नीड है उसका उतना जरूरत होता है। आप बीम कॉलम मोटा कर दो, लोड भी तो आ रहा है नीचे, आपकी नीचे का जो टाइम है उस पर लोड आ रहा है, वजन तो अल्टीमेटली जमीन पे डाल रहा है वो। अब इसके बाद आते हैं इंटीरियर डिजाइनर की एंट्री होती है। जो इंटीरियर डिजाइन है, इंटीरियर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। पेंट कौन से कलर का होना चाहिए, जनरली आज के टाइम पे व्हाइट कलर का। फ्लोरिंग सबसे मेन है, लोगों के दिमाग में आजकल चलता है। हाँ, अब क्या होता है, टाइल्स में कितना अच्छा डिजाइन निकाल सकते हो, है ना। अभी मार्बल में कितना अच्छा डिजाइन निकाल सकते हो, शैंडलियर किस डिजाइन का होना चाहिए, बेड का डिजाइन क्या होना चाहिए, लाइटिंग में क्या डिजाइनिंग क्रिएटिविटी में कर सकते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग का पार्ट होता है। इंटीरियर डिजाइनिंग में जनरली क्लाइंट सोचता है कि इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग ड्राइंग भी हमारा इंटीरियर डिजाइनर करता है, ऐसा नहीं होता। प्लेसमेंट उसकी पहले ही डिजाइन कर दी जाती है। बेसिकली आर्किटेक्चरल प्लानिंग का पार्ट। अब जनरली क्लाइंट कहता है आर्किटेक्ट सर मेरी ना प्लम्बिंग ड्राइंग रेडी कर दो। अब उनको ये नहीं पता कि ड्राइंग ऑलरेडी सेट हो चुकी है, उसी के अकॉर्डिंग खाली आपके प्लेसमेंट किए जाएंगे शीट के और आपके वॉश बेसिन के। वो आर्किटेक्ट ने पहले ही कर दिया होता है, ऑलरेडी सेट करा होता है, क्लाइंट को पता ही नहीं होती बात, वो पहले ही प्री प्लान हो चुका होता है। जब तक घर का नक्शा बन रहा होता है या बन चुका होता है, उसके साथ साथ आपकी ड्राइंग रेडी हो चुकी होती है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते कभी। प्लम्बिंग एक ऐसा पार्ट है आप कभी चेंज नहीं कर सकते। लाइटिंग एक बार को चेंजेस कर सकते हो, लाइटिंग आपका इंटीरियर डिजाइनिंग दे सकता है। जैसे वायरिंग की हमें कहाँ से प्लेसमेंट करनी है, किस सोर्स से हमें किस वायरिंग को जाना है, ऑटोमेशन में जाना है या आपका मैनुअल में जाना है, वो इंटीरियर डिजाइनिंग का पार्ट है, उसमें आप चेंजेस कर सकते हो। बट प्लम्बिंग पॉसिबल ही नहीं है। ये एक बार सेट हो गया आपका, या तो फिर घर दोबारा टूटेगा, फ्लोरिंग टूटेगी तब दोबारा होगी, तो ये पॉसिबल नहीं। तो ऐसे भी तोड़ने में ज़्यादा पैसा खर्च होता है, फिर वैसे भी मतलब आप समझ लो, आप कोई घर दोबारा बना रहे हो, आप डबल कॉस्ट खर्च कर रहे हो, जितना बनाया उतना तोड़ने का, तो और बराबर करने में और ज़्यादा खर्चा होगा। बराबर इक्वल कॉस्ट आती है, इक्वल। मतलब आप सोचो ना कि आप 50 लाख घर में लगा रहे हो, तो 50 लाख तोड़ने में भी लगा रहे हो। ये क्लाइंट को पता ही नहीं है कि हम रॉ मटेरियल जो हमारा, और सोचता है कि मेरा रॉ मटेरियल काम आ जाए, किसी काम नहीं आता है। वो मलबे में काम आता है, उसको उल्टा फेंकने में अलग खर्चा आता है। इसको लेके जाओ,
वो तो माल निकल गया, वो सब बराबर उस लेवल में थोड़ी ना भरा जाएगा। बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी आगरा में हम लोग यही सोचते हैं कि किसका क्या रोल है, पता ही नहीं अभी आर्किटेक्ट आगरा में सोचते हैं कि इंटीरियर हमारा एक होना चाहिए, आर्किटेक्ट हमारा एक होना चाहिए, सिविल इंजीनियर एक होना चाहिए। इवन आगरा में आर्किटेक्चर ही सिविल पार्ट करते हैं और आर्किटेक्चर ही इंटीरियर पार्ट करते हैं। ये बहुत कॉमन है आगरा में भी आज के टाइम पे। तो आगरा की जो क्लाइंट्स हैं मतलब वो दिल्ली जयपुर जैसे मेट्रो सिटीज़ हैं उससे मतलब कितने अभी दूर हैं थोड़ा अभी इस लाइन में अभी मेंटालिटी उनकी जो है? आगरा भी मेट्रो सिटी है। हाँ, बन रहा है अभी वैसे। अभी और और जो प्रॉपर जो मेट्रोपॉलिटन बोला जाता है मतलब वो टियर 1 सिटी एकदम। करेक्ट उसमें टियर 2 और टियर 1 में जैसे आप बता रहे थे इनका डिफरेंसेस और इनके रोल प्ले, तो अभी आपको टियर 2 में भी बहुत डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और पोटेंशियल बहुत है आगे जाने में। आपको क्या समझ में आता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, क्योंकि अब सब लोग मॉडलिंग और सब लोग डिजिटल प्रेजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि हमारा इतना तरीके से एस्थेटिकली अच्छा दिखना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, एंड सेम गोज विद यश, कि आपको ऑब्वियसली उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती है, इनकी भी रिक्वायरमेंट्स अलग होती है, फिर प्राइसिंग आ जाती है, क्वालिटी आ जाती है, तो आप इसमें बिकॉज एज अ आर्किटेक्ट आपको सब चीजें देखनी पड़ती है, बजट में भी हो, प्राइसिंग भी ठीक रहे, ड्यूरेबिलिटी भी हो। यश, अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको किस तरीके से क्लाइंट को एडवाइस करोगे अगर कोई भी नया क्लाइंट है और जो इंटीरियर डिजाइनिंग लेट्स से करवाना चाह रहा है, ऑलरेडी स्ट्रक्चर है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, आपने मुझसे जो पहला क्वेश्चन किया था कि अभी आप किस उसमें डालते हैं आगरा को। बेसिकली आगरा के अंदर भी काफ़ी पोटेंशियल है, ग्रोइंग स्टेज पर है। और बात आती है, देखिए मार्केट के अंदर हर टाइप का क्लाइंट है, किसी का बजट कम है, किसी का बजट ठीक सा है और किसी का बजट बहुत ज़्यादा है, वो अल्ट्रा लग्जरी में जाना चाहता है। तो हर तरीके का सॉल्यूशन है मार्केट में। आप सस्ते में काम कराना चाहते हैं, आप सस्ते में भी करा सकते हैं। आप बजटेड काम कराना चाहते हैं कि मैं एक अच्छा काम कराना चाहता हूँ, सुंदर भी दिखे, आप वो भी करा सकते हैं। आज की डेट में अगर आप एक 3 BHK का फ्लैट इंटीरियर डिजाइन करने का एक्सपेक्ट करें तो आप मान लीजिए 4 to 5 लाख रुपीस के अंदर वो एक अच्छा इंटीरियर हो जाएगा। अगर इंटीरियर की बात करें जिसके अंदर आपको अच्छा फर्नीचर और अच्छा फील मिलेगा। अगर आप अल्ट्रा लग्जरी में जाना चाहते हैं तो फिर ये है कि आप कितना भी पैसा डालिए तो कम है, वो तो कम ही लगेगी, क्योंकि क्या है ना, जब आप मार्केट में जाते हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, आपका बजट है 10 रुपए खर्च करने का और आप मार्केट में गए, आपको 50 रुपए की चीज पसंद आ रही है और आपके पास पैसा है तो आप वहाँ खर्च करेंगे। लोग तो वैसे ही बाथरूम भी लाखों रुपए का बना लेते हैं आजकल भाई। 10 लाख का बाथरूम बन रहा है। हाँ, और क्या, 10 लाख के, 20 लाख के, 50 लाख के बाथरूम बन रहे हैं। मैकेनिज्म बहुत एडवांस है। वही इटालियन फ्लोरिन आपने बाथरूम में भी लगा रखी है तो खर्चा हो ही जाएगा फिर ऑब्वियसली। ये मिनिमम से मिनिमम मैंने आपको बताया कि 5 लाख रुपए तक में आप 3 BHK का एक रेडी करा सकते हैं जिसमें आपको अच्छा फील मिलेगा, प्रीमियम लुक मिलेगा। प्रीमियम लुक के लिए फिर आपको और ऊपर जाना पड़ेगा। ये बेसिकली आपकी नीड, जो आपकी नीड्स हैं वो आपको फुलफिल हो चीजें सब मिल जाएंगी। आपको एक बेड होगा, एक वार्डरोब होगी, वार्डरोब सामने से फिनिश्ड होगी, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने पल्ले चढ़ा दिए, उसके ऊपर माइका नहीं लगाई या कोई पॉलिश नहीं कराई, वो फिनिश्ड होगी, लेकिन वो एक बजट में होगी। ओके, सो एज अ क्लाइंट और एज अ जनरल पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, सबसे फर्स्ट स्टेप अगर किसी को सिविल भी करवाना है, किसी को पूरा एक फ्लोर बनवाना है लेट्स से, तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे पहला स्टेप आर्किटेक्चर ड्राइंग। देखो, मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि पहली जो स्टेज होती है वो आर्किटेक्चर की होती है, इसलिए आर्किटेक्चर की एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा हाई होती है कंपेयर इंटीरियर डिजाइन, सिविल इंजीनियर और वास्तु का, क्योंकि वो नीम है, बेस है, मतलब आप शुरुआत कर रहे हो, बैकबोन है एकदम, वही स्ट्रॉन्ग होगी, बोन भी है और आपकी फ्रंट है। मतलब आपकी स्टार्टिंग अच्छी खराब होगी तो आपकी एंडिंग भी एक मोटिवेशन डाउन हो जाता है। जैसे कि आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं हुई वो सब खराब होता जाएगा स्टेप बाय स्टेप। आपका सिविल पार्ट भी खराब होगा, आपका इंटीरियर भी खराब होगा, आपका वास्तु भी खराब होगा, है ना। या किसी आर्किटेक्ट ने कह दी नहीं मैं वास्तु कर दूंगा, अब उसको वास्तु ही नहीं पता, तो फिर मतलब इतनी प्रॉब्लम आएंगी कि उसका वो आपने उसने 1 करोड़ या 2 करोड़ 3 करोड़ लगा, सब खत्म हो जाए एक सेकंड के लिए। वास्तु खराब है तो आप कितना भी पैसा लगा लीजिए, कितना भी अच्छा प्लानिंग करा लीजिए, लेकिन जो अकॉर्डिंग टू दी वास्तु जो चीजें कहती हैं, जैसे बहुत सिंपल बेसिक वास्तु के जो टिप्स होते हैं, मैं जैसे आपको बताता हूँ। जैसे नॉर्थ ईस्ट एक दिशा होती है जिसको हम ईशान कोण कहते हैं, वो भगवान का होता है, उसमें भगवान पूजा रूम मंदिर आप वहाँ लगा सकते हैं, तुलसी का पौधा, वो एरिया खुला होना चाहिए, मंदिर के ऊपर कुछ बना हुआ नहीं होना चाहिए। अब जस्ट अपोजिट बात करें, ईशान कोण में बाथरूम नहीं होना चाहिए,
अगर वो वहाँ है तो आप कितना भी अच्छा घर बना लीजिए, कितना भी अच्छा उस बाथरूम में टाइल मार्बल सोने से जड़वा दीजिए, आपको वो इफेक्ट करेगा और उसकी कोई रेमेडी नहीं है। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं और वो चाहते ना चाहते वो वहाँ पर नहीं है, या हमसे कभी बन गई है, या हमने कोई ऐसा घर खरीदा वहाँ पर वो चीज़ है, तो उसकी रेमेडी हो जाती है कि आपने कुछ कटोरे में कोई नमक रख लिया या एक लगा दिया या फलानी चीज़ लगा दी। वो काफ़ी सारे बहुत सारे उपाय हैं उन सब आपको चीज़ों के, उपाय हाँ। बता क्या होता है ना, वो टेम्परेरी रेमेडी है, मतलब परमानेंट नहीं। तो ये छेनी तोड़ा लेके तोड़वाई मतलब हाँ, मगर क्या होता है, फ्लैट बन जाते हैं, उसमें चेंजेस नहीं हो पाते। नहीं हो सकता, हाँ। या आपने कोई नया कंस्ट्रक्शन कराया, अब जैसे आपने एक रूम बना लिया, अब उसके साथ बाथरूम है, बाथरूम आप तोड़वा के या तो फिर उसको लोकेशन चेंज कीजिए। अब जैसे आपने मास्टर बेडरूम बनाया, अब आजकल कंसेप्ट क्या चल रहा है कि अटैच होते हैं टॉयलेट बाथरूम, है ना। तो वॉक इन वार्डरोब होता है, फिर Walk-in wardrobe। वॉशरूम होता है पूरा, हाँ। तो बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले ना आर्किटेक्चरल प्लानिंग ही आती है, आर्किटेक्चरल प्लानिंग विद वास्तु। अगर वो नहीं है तो मतलब आपकी स्टार्टिंग खराब है तो एंडिंग भी खराब हो सकती है। डिजाइनर कितना सजा लेगा जब अल्टीमेटली सब है ही बेकार। हाँ वही तो। आपकी जब नींव अच्छी नहीं है तो आपके पेड़ कैसे खड़ा कर पाएगा। एक आंध दिया है कि धर्म जी ने कर दिया कदम कहानी, है ना। बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें वो सर प्रोजेक्ट या तो क्लोज हो जाते हैं या प्रोसेस में नहीं हो पाते हैं, या वो बिगिनिंग में स्टॉप हो जाते हैं, एंडिंग पे आके स्टॉप हो जाते हैं, मतलब सालों साल तक बंद ही रहते हैं। आपकी भी मेहनत खराब, क्लाइंट का भी टाइम पैसा सब खराब। मैंने आपने देखे होंगे बहुत सारी बिल्डिंग है, स्टेप बहुत अच्छी बनी हुई है। बहुत सारे हमारे घर के साइड ही बहुत सारे हैं बता building। देता हूँ। अभी आपने जैसे हम गुरुद्वारे के लिए जाते हैं तो फ्लाईओवर चढ़ना नहीं है, उससे पहले ही जब हम लेफ्ट कट लेते हैं तो भावना क्लार्कसन के सामने एक बिल्डिंग बनी पारस। आपने देखा वो कब से बनी हुई है और कब से वो बंद पड़ी हुई थी, अभी जाके वो चली हुई है, हाँ। तो उसमें क्या है, एक कंसल्टेंट है, उन्होंने अपना हाथ रखा, मैं उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा यहाँ पे, उन्होंने रेमेडी करी और अब वो चल निकला। नहीं करेक्ट है, मेरी भी उनके ओनर से बात हुई थी, उसका वास्तु बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। बहुत डिस्टर्ब। क्या मतलब क्या प्रॉब्लम्स थे मतलब? बेसिकली उसमें एक डिस्टर्ब जो था, आपकी स्टेयर्स की जो स्टेयर्स होती है वो उसका डायरेक्शन गलत था। सेकंड, बाथरूम सारे गलत थे, जो प्लेसमेंट थे सारे गलत थे, तो वो सब टूटे हैं। तभी अब ज्यादा चल के जाना पड़ता है अंदर बाथरूम। आप देखोगे बाथरूम पहले, आप बाथरूम एकदम कोने में है, एकदम मतलब मिलती ही नहीं है बाथरूम, दूर दूर देते जाओगे, है ना। वो बाथरूम की लोकेशन पूरी चेंज हुई है। अब आज की डेट में आप देखोगे पारस मॉल एकदम लाइमलाइट में है, आपके काफ़ी अच्छा ग्रोइंग स्टेज पे है और काफ़ी फास्ट सेलिंग मॉल में इसमें देख रहा हूँ। आपका जैसे ओमैक्स मॉल है, इतना फास्ट ग्रोइंग नहीं उतना पारस मॉल है। ओमैक्स तो मतलब शुरू होते ही खत्म हो गया उसका, तो ऐसा था। बस उसमें तो लिमिटेड कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं। मूवी थिएटर सेटअप कर रहा है, बट पारस मॉल ने बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन, बर्गर किंग ये सब सही चल रहा है, बस वो भी। पारस मॉल ने बहुत अच्छी ग्रोथ करी है। उसका वास्तु बहुत डिटेल में हुआ है, मतलब इतना डिटेल वास्तु मैंने किसी मॉल का नहीं देखा, इतना डिटेल वास्तु। जब मैं मिला था मेरे को पूरा दिन लगा था उनका वास्तु समझने में। उन्होंने बताया कि ये चीज़ें मैंने प्लेसमेंट कराई, ऐसे कराई हैं। ऊपर इवन उन्होंने रेमेडीज भी साथ के साथ करते गए हैं, प्रॉपर रेमेडीज करी हैं परमानेंट एकदम। हाँ, आपने देखा होगा उनकी स्टेयर्स कहीं पे शुरू हो रही है, कहीं पे खत्म हो रही है, कंटिन्यू नहीं है स्टेयर्स उनकी। वो ये रीज़न यही है। तो जैसे आप लोगों ने आर्किटेक्चरल जो ये स्टडी करी हुई है, इस फील्ड में आपने क्वालिफिकेशंस ली हैं, तो जैसे आप वास्तु पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दे रहे हो आप दोनों, तो वास्तु के लिए भी आपको टीचिंग्स दी जाती हैं या आपको पढ़ाया जाता है उसके साथ में ही? क्योंकि ये आप जैसे एम्फेसिस दे रहे हो तो इट हैज़ टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करिकुलम ऑफ योर करियर, ऑफ दिस द होल सेटअप। तो ये इंडिया में कॉन्सेप्ट है या बाहर भी चलता है वास्तु का कॉन्सेप्ट? ऑल ओवर वर्ल्ड चलता है। वर्ड चलता है बेसिकली। ये तो हमारे कल्चर का ही एक बहुत बड़ा पार्ट है, आप ये समझिए। ये तो सदियों से चला आ रहा है। ये तो आपने वास्तु देखा होगा हाँ। कि बेसिकली वास्तु क्या है। आप सबसे पहले वास्तु को समझिए। वास्तु एक ह्यूमन बॉडी की तरह है, मतलब घर एक बॉडी की तरह है। घर बॉडी की तरह है। वास्तु बेसिकली एक ह्यूमन बॉडी है, उसमें उसके हाथ पैर, उसकी नाभि, उसका सर, सबके बारे में एक बात बताई गई है कि उसका क्या महत्व है। आपने पुराने जो घर देखे होंगे वो कैसे होते थे, एक स्क्वायर शेप की प्रॉपर्टी होती थी, उसमें चारों तरफ कमरे होते थे, बीच में बड़ा आंगन होता था। हाँ, आंगन। मेरा घर भी ऐसे ही बना हुआ है। मेरा भी पुराना घर ऐसा ही था। हाँ। और मुझे लगता है कि शायद आप लोग भी जहाँ से कभी आए हों, आपके दादा बाबा, एंसेस्ट्रल होम बेसिकली सबके ऐसे ही वो हैं। आपका ऐसा ही होगा, है ना। कॉमन है। तो हाँ। वास्तु आज से नहीं, वास्तु सदियों से कंसिडर किया। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंडिया, बाहर भी है।
ओके, ऑलराइट, गॉट इट। सो आई थिंक ये थोड़ा जो नया सॉर्ट ऑफ इन्होंने डिटेलिंग बताई उन्हें वास्तु के बारे में, और उसके अलावा इन्होंने जो आजकल बाहर भी यूज होता है, बाहर भी सब लोग करते हैं, बिकॉज इट हैज टू बी द इंटीग्रल पार्ट, जो ये जैसे कह रहे हैं कि आर्किटेक्चर जो डिजाइन कर रहे हैं, कोई भी सेटअप हो, स्ट्रक्चर हो, वास्तु हैज टू प्ले। मतलब बेसिकली सबका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, नॉट एन वास्तु, आर्किटेक्चर का अपना रोल है, इंजीनियर का बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब ऐसा नहीं है कि वास्तु का रोल कम है या इंटीरियर डिजाइनर का रोल कम है, आर्किटेक्ट सबका रोल बहुत ज़्यादा है। बेसिकली स्टेप्स यही हैं। सबसे पहले आर्किटेक्चरल प्लानिंग, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। सपोज आपको 2 कमरे चाहिए, तो आपकी एक प्रॉपर्टी है, हो सकता है वो छोटी हो, बड़ी हो, है ना। अगर बड़ी होगी तो आप खुद ही बना लेंगे, है ना। बेसिक वास्तु आजकल सब लोगों को पता होता है और इंटरनेट पर काफी जानकारी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल टिपिकल एक माइन्यूट डिटेल भी चाहिए ऐसा होता है इनको। कि नहीं, मेरे को तो एक एक चीज एकदम अप टू द मार्क चाहिए, तो वो लोग कंसल्टेंट हायर करते हैं। मतलब ऐसा भी होता है, जैसे हम लोग आर्किटेक्चरल प्लानिंग करते हैं, तो हमारी आर्किटेक्चरल प्लानिंग को वो एक वास्तु कंसल्टेंट से बात करते हैं, और फिर उसके प्रोज भी समझते हैं, उसके कॉन्स भी समझते हैं। अगर उन्होंने बोल दिया नहीं बाकी सब ठीक है, ये चीज थोड़ी सी उठ के आनी चाहिए, तो वो अपनी अगर राय दे रहे हैं तो उनका कोई एक रीजन होगा ऑब्वियसली बीच में, और वो हमको बताते हैं। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी एक हम लोग रिसेंट में प्रोजेक्ट कर रहे थे पुष्पांजलि गार्डनिया में, तो रेनोवेशन प्रोजेक्ट चल रहा था हमारा। तो हमने क्लाइंट को वास्तु कंसल्टेंट सर्च किए थे, तो उनका प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट वास्तु कंसल्टेंट ने बताया कि आपकी मदर को ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम होने वाली है। अच्छा, मतलब वो घर के डिजाइन पे उसने बता दिया पूरा। उनकी घर की कंडीशन देखते हुए, और वो एक्चुअल में 2 दिन बाद रिपोर्ट आई कि ब्लड में प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन आ रहा है ना। तो क्लाइंट शॉक हो गए, आपको कैसे पता चला? बेसिकली वो सब पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी का पूरा वो चक्कर है। जैसे उन्होंने बताया कि वो वास्तु का मतलब वो बॉडी से हाँ, ऐसे लोग देखे हैं मैंने, जो आपका चेहरा देख करके आपके साथ क्या चल रहा है वो आभास कर लेते हैं, वो ऑरा को फील कर लेते हैं। एनर्जी क्या होती है, ऑरा होता है वो सब। ऑरा को फील कर लेते बाहर आजकल ऑरा बोलने लगे हैं, वो तो हमारे तो पहले से ही चला आ रही है सब चीजें। एनर्जी होती है जो हम फील करते हैं। जैसे हम मंदिर जाते हैं ना, हम बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, अलग शांति होती है, कितने भी भजन चल रहे हो शांति मन में आ जाती है एकदम। वो एक पॉजिटिव एनर्जी होती है जो हमें घर में जनरेट करनी होती है, वो वास्तु के थ्रू जनरेट होती है। अच्छा, नेगेटिव एनर्जी से याद आया भाई, ये क्लाइंट्स के मन में सबसे मेन जो मिसकंसेप्शन होता है आप लोगों के लिए, जो क्लाइंट्स आपको नेगेटिव एनर्जी देते हैं, वो आपको क्या लगती है? मतलब आप दोनों से एक करके पूछूंगा, आप बताइए। बेसिकली एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन एक चल रहा है कि आगरा में स्पेशली बहुत ज़्यादा हाई लाइमलाइट में, जब मैं आगरा में स्टार्ट किया था तो बहुत सुनने में आया था मेरे। एक होता है इंसेंटिव, क्लाइंट्स के लगता है कि इनका मतलब कुछ बना हुआ है, मतलब कमीशन, हाँ, आपकी हमारी कमीशन है ना। जो ब्रोकर लेते हैं वो एक आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइनर, सिविल इंजीनियर के लिए लग गई है मोर, थप्पा लगा के आगरा का इंजीनियर है तो कमीशन खाता होगा। आप मेरे को सीमेंट दिलाने गए तो तो मतलब 10%, 15%, 20%, पूरी में से 2 का पैसा आपकी जेब में जा रहा है, क्लाइंट को ये लगता है। भले लिया नहीं होगा, भले कि हालांकि उसने डिस्काउंट भी कराया होगा। क्या होता है, आप जब परचेजिंग कराते हो, जैसे कि आपकी शॉप है, मैं आपके संग मेरा डेली का रिलेशन है, तो हमारा एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है ना। आप मेरे पास 50 क्लाइंट ला रहे हो महीने के, तो मैं कुछ डिस्काउंट तो दूंगा ही। मैं आपको फोन करता हूँ कि यार मेरे क्लाइंट है, कुछ रिकॉर्ड कर दो, तो आप मेरे फेस वैल्यू पे रिकॉर्ड कर दो। जो आप चीज़ 100 की दे रहे हो वो आप 92 की या 90 की आप कर दोगे, बट क्लाइंट को लगता है एक कमीशन, इसमें से भी 2 रुपए आपके जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है ना। कभी भी आर्किटेक्ट कमीशन नहीं लेते हैं, और ना इंजीनियर इंटीरियर डिजाइनर लेता है, कोई नहीं लेता है। ये कोई लेता होगा तो वो अनप्रोफेशनल है, या तो वो प्रोफेशनल तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, या वो नया है, उसको अवेयरनेस नहीं है, किसी ने कोई लालच दिया है तो उसमें फंस जाता है। क्योंकि कभी, हाँ, ये जो फैक्ट रियलिटी है कि जो कंपनी के प्रोडक्ट होते हैं उसमें कंपनी पॉइंट देती है। पॉइंट ऐसे नहीं है कि आपने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया तो उनको रॉयल्टी पॉइंट वो आपको मिलेंगे या सेल्स पर्सन को मिलेंगे, किसी एक को मिलने ही मिलने। वो कंपनी अपनी साइड से दे रही है, ना कि क्लाइंट साइड से। और यश, आप बताइए कोई मिसकंसेप्शन क्लाइंट का। मिसकंसेप्शन सबसे बड़ा तो यही है जो भैया ने बताया, कि क्लाइंट ना हमेशा क्या सोचता है, जैसे प्लानिंग हो गई,
काम चल रहा है, आर्किटेक्ट ने मटेरियल सजेस्ट किया, या कोई भी चीज़ हो सकती है, इसमें हम ठेकेदार को भी बोल सकते हैं। जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, क्लाइंट ने बोला आप मुझे कोई लेबर सजेस्ट कर दो, है ना, तो आपने एक अच्छी लेबर, क्योंकि आपका काम है, आप ये नहीं चाहेंगे कि आपका काम कहीं खराब हो, तो आपने एक अच्छा बंदा जो आपका सबसे बेस्ट बंदा है वो आपने सजेस्ट किया। अब वो बेस्ट क्यों है ये आप जानते हैं, क्योंकि वो काम अच्छा करता है, और जब वो काम अच्छा करता है तो वो 2 पैसे ज्यादा लेगा, ऑब्वियसली। अब वो 2 पैसे ज्यादा लेगा। आपके क्लाइंट ने उसके साथ पहले बात करी, उसने 2-4 और लोगों से बात करी, वो वेंडर्स हो सकते हैं, वो ठेकेदार हो सकते हैं। अपने वहाँ- पड़ोस के अंकल से पूछा सीधा कि अरे वो तो बहुत अच्छा। महंगा ले रहा है, मैं करवा दूंगा। अब ऐसा होता है। वो पड़ोस के अंकल ने बोला कि अरे नहीं भाई साहब, कैसी बात कर रहे हो, ये चीज तो 12 रुपए की आ रही है। अच्छा, हाँ, आपको 16 रुपए की दे रहा है। अब आपके दिमाग में ये हाँ। एक नई एक भूमिका वहम बैठ जाता है कि ये भाई काट रहा है मेरे को। और इसने मेरे को देखो 16 रुपए का सजेस्ट किया, ये तो 12 रुपए का चल रहा है। अब आपको नहीं मालूम कि वो 12 रुपए वाला और 16 रुपए वाले के क्या डिफरेंस? क्या डिफरेंस है। वो पता है कब पता चलेगा आपको डिफरेंस? जब आप वो 12 रुपए का काम करा चुके होगे और फिर 16 रुपए वाले से काम कराओगे, तो आप पता है क्या बोलोगे, अरे यार मैंने अपने 12 रुपए में आग लगा। ये पता है बहुत चैलेंजिंग है हमारे लिए। आप क्लाइंट को सस्ता कॉन्ट्रैक्ट देते हो तो आपके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि काम खराब होगा। वो आपका फ्यूचर में रिकॉर्ड खराब होगा। आप महंगा देते हो या तो आपका इंसेंटिव ले रहे हो। फिर उन लोगों के दिमाग में ये होता है कि अरे अच्छा ये 15 रुपए ले रहा है तो ये पक्का कुछ ना कुछ अपने मालिक को कुछ दे रहा हो। इस केस में ना हम लोग क्लाइंट को बोलते हैं आप वर्क देखो। जैसे कि आपका कॉन्ट्रैक्टर है, आपने कोई हायर करने का प्लान कर, तो आप उसका काम देख के आओ सीरियसली, क्योंकि हाँ क्या काम किया, कैसा काम किया। आपको जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आप उसका काम देखो। आपको लगता है 19-20 का डिफरेंस है और रेट में 90-80 का डिफरेंस है, देन वी वी कंसीडर। अगर रेट में कहते हैं 19-20 का डिफरेंस है, काम में अच्छा खासा डिफरेंस है। नहीं, नेगोशिएशन कर सकते हो, नेगोशिएशन करना हर व्यक्ति का अधिकार है, बट आप नेगोशिएट करने से पहले अगर अपने दिमाग में मिसकंसेप्शन बना रहे हो कि अरे यार उन्होंने तो मुझे गलत आदमी सजेस्ट कर दिया, या वो तो मुझे लूटना चाहते हैं, क्योंकि आदमी एक छोटी सी चीज देखता है और काम बहुत बड़ा होता है। एक्चुअली सिर्फ एक छोटा सा काम थोड़ी है, बहुत सारे काम होते हैं। एक ही बंदा लगभग लाखों रुपए का काम कर जाता है। अगर लाखों रुपए में से 15 लाख रुपए में से अगर लाख रुपए का भी ऊपर नीचे हो रहा है और उसने ये सोच लिया कि अरे यार 1 लाख रुपए तो इंजीनियर साहब को यहाँ से मिल रहे हैं, अभी तो बहुत सारा काम होना है। अब यही क्या होता है, अब यही होता है मटेरियल और वेंडर्स, जैसे हमने सजेस्ट किए, जैसे आपने माइका लेनी है या पर्टिकुलर कोई स्टोन लेना है, तो क्या यही वाली चीज ना लोगों के मन में कॉन्ट्रैक्टर्स और वेंडर्स को लेकर भी है। अब जैसे आपने कोई मटेरियल सजेस्ट किया क्लाइंट को, आपने बोला कि ऐसा है मुझे ना ये वाली माइका अप्लाई करानी है या ये पर्टिकुलर मटेरियल चाहिए, वो ढूंढ रहा है, उसको नहीं मिल रहा। आप अपने किसी वेंडर के पास लेके जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है मार्केट में क्या क्या चल रहा है, आपने लगाया है, आप उसे सजेस्ट करेंगे, बट वो उस चीज को अदरवाइज लेगा। वो क्या करेगा, उसके दिमाग में तमाम जगह से जो साइड वाले अंकल जो थे उन्होंने ये भी डाला था, पड़ोस के अंकल ने उन्होंने ये भी डाला था कि गुप्ता जी बच के रहना, इनके कमीशन भी होते हैं, ये चीजें भी होती हैं। तो अब उसने एक दिमाग में मिसकंसेप्शन ये ले रखा है कि भाई कमीशन जाता है, तो वो वहां से नहीं लेगा, एक बार मन और में से वहम बैठ जाता है बस। कहीं और से लेगा, वो शेड नहीं मिलेगा या वो क्वालिटी नहीं मिलेगी, काम वैसा नहीं निकल के आएगा जैसा हमने सोचा था, नाम हमारा खराब होगा। तो आदमी बस एक छोटी सी शुरुआत करता है एक मन में गलत वहम लेकर के, और वो अपना काम खराब कर लेता है और हमारा नाम खराब कर देता है, या हमारे जैसे आर्किटेक्ट और इंटीरियर का नाम खराब। जैसे आगे कभी फ्यूचर में कोई घर देखने आया उनका, वो तो ये बोलेगा यश भाई ने काम करा था, भाई देख लो कैसा काम करके दिया इन्होंने, ये काम, तो तुम्हारा नाम खराब करेंगे बेसिकली, और क्या। एक बार नेगेटिव आपका प्रमोशन हो गया, मतलब नेगेटिव मार्केटिंग होगी, तो बस आपका खेल कितने भी ऐड रन कर लो कुछ कितने भी ad run कर लो, कुछ नहीं। बिजनेस आपका मतलब 1 साल पीछे ले जाओगे पूरा प्रॉपर तरीके से। मतलब आपने 1 साल में जितनी ग्रोथ करी उससे आप माइनस में ले जाओगे, और क्या, आगे आने वाले प्रोजेक्ट भी कम हो सकते हैं ऑब्वियसली, बहुत कम हो जाएंगे। मतलब इस चीज को भी क्लियर कर देते हैं जब ये बात चली रही है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे हम मार्केट में बैठे हुए हैं, आप मार्केट में बैठे हुए हैं, एक एग्जांपल देता हूँ, आप कुछ बेचते हैं, सपोज आप सीमेंट बेचते हैं, मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, मैं चीजें प्लान करता हूँ,
आप अपने मार्केट को बड़ा करने के लिए मेरे जैसे आर्किटेक्ट्स के पास या बिल्डर्स के पास आप जाएंगे, आप बोलेंगे सर मैं ये बेचता हूँ और आप मेरे को बिजनेस दीजिए। बिल्कुल, ये तो हर कोई करता है, अपना सबका काट ये- देंगे भाई, हमें प्रेफर कीजिएगा और क्या। अब सपोज ये भाई साहब एक क्लाइंट है ना, मार्केट में इस टाइम अल्ट्राटेक की बोरी जैसे 330 रुपए की चल रही है। ये भाई साहब जाएंगे अल्ट्राटेक की बोरी खरीदने, लूज 1 2 3 4 5 पीस खरीदने, तो इनको 330 रुपए की ही मिलेगी। अब ये 100 बोरी लेने जाएंगे तो इनके क्या है कि 2 रुपए कम हो जाएंगे। लेकिन अगर ये मेरे द्वारा सजेस्ट किए हुए एक वेंडर के पास जाएंगे जो कि अल्ट्राटेक की बोरी बेच रहा है, अल्ट्राटेक की बोरी एक बहुत बड़े जगह बन रही है, उसमें कोई वो तो है नहीं कि लोकल है, डुप्लीकेसी है, अल्ट्राटेक की बोरी अल्ट्राटेक की बोरी है। अगर वो मेरे द्वारा जाएंगे तो हो सकता है कि जो इनको 2 रुपए कम मिल रहे थे 100 बोरियों पे, इनको 5 रुपए कम हो जाए। क्यों? क्योंकि ये मेरे सजेशन से गए। अब उसने क्यों किया? उसने मेरा रिगार्ड रखा कि सर मुझे महीने में इतने लाख रुपए का काम देते हैं या मेरा इतना बड़ा टारगेट अचीव कराते हैं, और ऐसे ही तो कराते हैं छोटे 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 100 की आप 10,000 बोरियां बिकवा तो रहे क्या हो। वो मेरा रिगार्ड कर रहा है। अब यहाँ पे आपका भी फायदा हुआ, सामने वाले का भी फायदा हुआ। बट एक प्रॉब्लम आती है इसमें, जैसे कि इन्होंने भी बात उठी अल्ट्राटेक की, है ना, 330 की बोरी आती है। कभी कभार क्या होता है, क्लाइंट कहता है मुझे 300 रुपए की मिल रही है, उस वाली दुकान पे वहां से लेते थे हम। है ना, बट ये नहीं पता कि मार्केट में जितना ओरिजिनल उतना डुप्लीकेट भी है। बिल्कुल भाई, और क्या। तो फिर उस केस में हम फिर यही कहते हैं कि देखिए अब कोई पकड़ के पीछे तो लटक नहीं सकते, क्योंकि अगर आप लटकेंगे तो क्लाइंट के दिमाग में वही मिसकंसेप्शन की ये डेस्परेट हो रहा है दादा, ये ज्यादा मतलब कुछ फायदा है इसका। तो क्या करते हैं हम लोग, इसमें जब क्लाइंट कहता है कि मुझे 300 की मिल रही है, 290 की मिल रही है, तो हम कहते हैं जाके ले लो, है ना। बट क्या होता है फिर हम लोग एक चीज मेक श्योर रखते हैं कि ये डुप्लीकेट है, तो कंपनी से हम वेरीफाई जरूर करवाते हैं कि कंपनी का जो सेल्स का पार्ट है जो उसको वेरीफाई करें, मेक श्योर रखें कि ये पार्ट ओरिजिनल है कि है क्या नहीं है। हाँ, जिससे कि हमें भी क्लियरिटी है, क्योंकि अगर 290 का मिल रहा है तो कहाँ मिल रहा है, क्योंकि ये अगर मिल रहा है तो हम भी इसका बेनिफिट लें। अरे भाई आगे हम यही बेचेंगे और क्या। यहाँ पर तो क्या है कि अगर अल्ट्राटेक है, अल्ट्राटेक का रेट अगर 330 है तो हमको वेंडर उससे ज्यादा बता नहीं सकता। डीपी पर कुछ % अपना रखता है बंदा। अगर वही चीज वो 300 रुपए की लेके आ रहा है तो आप क्लेम कर सकते हैं। आप केस भी कर सकते हो डीलर पे, क्योंकि आप मार्केट में डुप्लीकेट प्रोडक्ट बेच रहे हो तो कंपनी को खराब कर रहे हो। एग्जाम्पल सेट किया है हमारा, अल्ट्राटेक को वो करने का कोई वो वो नहीं। तो कर भी नहीं पाएंगे, वो तो वैसे ही उसके सीमेंट जैसी मजबूत है उसकी इज्जत, और क्या। मार्केट में सिविल पार्ट में बहुत डुप्लीकेसी चलती है, बहुत ज़्यादा वायरिंग को लेके बहुत डुप्लीकेसी है, जबकि इसमें रेट सबसे ज़्यादा कंपटीशन है। मतलब हेवल्स का वायर है तो हेवल्स के वायर में 300 का ही 301 का हो सकता है, 310 नहीं हो सकता ना, 290 हो सकता है। कंपटीशन इतना है, बहुत कंपटीशन है, मार्जिन नहीं है इसमें। और डुप्लीकेसी भी है, मतलब तोल के हिसाब से वायर मिलते हैं मार्केट में। बट बड़ी कंपनीज के रेट ये लोग ज्यादा बढ़ा नहीं सकते ना, क्योंकि सबको पता है, मतलब मेन फ्लैगशिप कंपनीज हैं ये सब। इसीलिए कंपनी ने रेट फिक्स करे हुए हैं कि आप इससे वो सेल नहीं कर सकते, और उससे कम में आप सेल आउट भी नहीं कर सकते, वरना आपका प्रॉफिट नहीं निकलेगा। जो ये तार वगैरह वाला जो डिपार्टमेंट या उसको सीन कह लो, ये बेसिकली डेली बेसिस पर अप डाउन होते हैं। कॉपर का रेट आज क्या है, इलेक्ट्रिकल का काम है, कभी भी तो चल वो सकता है। डेली के रेट रिवाइज होते हैं। अब जैसे सोना है तो सोना, जैसे तुम व्यापारी हो सोने के, तुमने 200 रुपए पे खरीदा हुआ है सपोज, और कल 300 हो गया, तो तुम ये थोड़ी ना है कि 250 रुपए में निकाल दोगे, क्लाइंट चला नहीं जाए ये वो। आप 300 का रेट है तो 300 बिल्कुल, और या क्या। 310 रुपए पे निकालो। आज के रेट के हिसाब से देखेगा इंसान, और क्या। एक चीज़ और क्लाइंट को अवेयर नहीं होती, जैसे कि अभी तो हम डुप्लीकेसी की बात कर रहे हैं, सीमेंट की एक्सपायरी भी होती है। जी, अच्छा। हाँ, ये बहुत रेलिवेंट पॉइंट है। ये क्लाइंट को पता ही नहीं होती। अब क्या होता है, जब डीलर को पता होता है कि मेरा पार्ट एक्सपायर होने वाला है, तो क्या होता है, उस प्रोडक्ट का रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। सस्ते दाम में। 1 महीने में होने वाला है तो वो गिरा देगा मार्जिन उसका। तो ये भी नहीं पता होता, आपने कहा ओरिजिनल तो सेल कर दिया, कि मैंने कहा मैं तो ओरिजिनल अल्ट्राटेक दिया आपको, और उसको ये नहीं पता कि वो पार्ट एक्सपायर होने वाला है। हाँ, अब 300 बोरी ले ली उसने, हेलो, है ना। टेक्निकल चीजें जानने को मिल रही है भाई हमें। ये पार्ट 90% क्लाइंट को पता ही नहीं होती। एक साइड पे हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो क्लाइंट ने सीमेंट मंगाया, मेरे से पूछा था ऋषभ जी मैंने सीमेंट मंगवा लिया है, तो हम लोग आए साइड पे, तो देखा कि सीमेंट के वो बने हुए पीछेस बहुत हार्ड लम्स, बहुत हार्ड एक्सट्रीम लम्स।
तो पता चला 1 सेकंड में एक्सपायर है। तो हमने कंपनी वालों को इन्फॉर्म किया, मैंने कि भाई ये तुमने क्या करा, ये मतलब क्या प्रोडक्ट बेच दिया तुमने। उन्होंने कहा सर ये तो पार्ट एक्सपायर हो चुका ऑलरेडी, और ये कैसे आया मुझे भी नहीं पता। अच्छा, वो वेंडर ने निकाल दिया भाई। बेसिकली वेंडर ने ये क्या कहा, मैंने आपको डुप्लीकेट नहीं दिया है, आपको जब एक्सपायरी नहीं हुआ उससे पहले आपको प्रोडक्ट को सील किया है। इसमें क्लाइंट की लालच है ना, मतलब उसने देखा अरे भाई सस्ता है, उसने चेक ही नहीं किया, उसने ला भाई लाद दे सीधा। वेंडर की है ना, कंपनी की है ना आर्किटेक्ट की है, गलती इसमें क्लाइंट की है कि आप कंसर्न नहीं कर रहे हो, आप अपनी ओवर स्मार्ट की वजह से आप प्रोडक्ट सेल्स को लेके आ रहे हो, जबकि इसको कंसर्न करना चाहिए, बात करनी चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। हमसे नहीं कर रहा, एटलीस्ट सिविल कॉन्ट्रैक्टर से कर ले कि मैं ये सीमेंट ले रहा हूँ। अगर सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स ने अच्छा हायर किया तो वो भी गाइड कर सकता है, क्योंकि अच्छा सिविल कॉन्ट्रैक्टर आपका सिविल इंजीनियरिंग करके ही बनता है। बिल्कुल, और क्या बेसिकली हम जब भी वर्किंग करते हैं वो भी अच्छी एडवाइस ही देगा, ऑब्वियसली उसका भी तो रिकॉर्ड खराब होगा नहीं तो। सैंपल उतरवाते हैं हर चीज का। जैसे हम ईंट लेने जाते हैं तो हम ईंट के ट्रक पर चढ़ के उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, ईंट को बजा के देखते हैं। सीमेंट आता है तो पहले 10 बोरी आता है, उसकी क्वालिटी चेक की जाती है। इसी तरह से हम इंटीरियर के पार्ट में पहले 2 प्लाई मंगाते हैं, क्योंकि प्लाई का क्या होता है, ऊपर से तो सॉलिड दिखती है, अंदर उसका असली गेम तो अंदर होता है। जब वो कटती है ना, तो जो भी उसका कारपेंटर होता है, जो भी उस काम को करने वाला होता है, वो जैसे ही अपना औजार उस पर लगाता है ना, उसको पता लग जाता है कि ये अच्छी क्वालिटी कितना अच्छा है कितना खराब है, क्योंकि बोर्ड बोल दिया करते ही। कट बोल जाता है। तो बेसिकली जब जैसे कारपेंटर पे चलता है कि बोर्ड कटिंग के टाइम पे कि बोर्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना ड्यूरेबल है, तो उसी तरीके से आप बोर्ड पे पिन करोगे ना, बोर्ड फटेगा नहीं फटेगा वो पता चल जाता है। मटेरियल की क्वालिटी बेसिकली सामने आ जाती है। ये बता सकते हो, जैसे आप कभी भी आप बोर्ड परचेज करो तो आप उसको बोलो कि इसका पिन करो। पिन मतलब? हाँ, कील होती है। अच्छा, वो ठोक के देखो एक बार। ये देखो, अगर बोर्ड फट रहा है तो बोर्ड अच्छा नहीं है, एकदम से क्रैक आ जाएंगे दोनों तरफ से, फट जाएगा, तो मतलब उसकी स्ट्रेंथ नहीं है, जो उसकी पेस्टिंग है वो अच्छी नहीं है, और पेस्टिंग अच्छी नहीं मतलब बोर्ड के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। और ऐसा नहीं है कि बोर्ड ये कहते हैं सारे बोर्ड फटते हैं, सारे बोर्ड नहीं फटते, डिपेंड करता है आपकी कॉस्टिंग कितनी ज़्यादा है। क्योंकि आप जो अगर 50 रुपीज़ का बोर्ड ले रहे हो, आप 150 बोर्ड से कंपेयर कर रहे हो, तो बोर्ड ऑब्वियस है आप कंपेरिजन कर सकते हो 100 रुपीज़ के बोर्ड के 100 रुपीज़ बोर्ड से कितना ज़्यादा फट रहा है, क्योंकि कोई फटेंगे कुछ नहीं फटेंगे, वो कितना फट रहे डिपेंड करता है। बिल्कुल। बेसिकली एक आदमी होता है, कहता है मेरा बजट ये है, बस मुझे इस बजट में अच्छी क्वालिटी का माल चाहिए। 100 रुपए में फिर आपको ठीक दे देगा, मतलब ये नहीं 50 वाला ही माल भी बहुत सारी कैटेगरी, हाँ। मतलब बहुत सारी कंपनियां अलग अलग कैटेगरी बना रही हैं, तो उसके अंदर कोई अच्छी क्वालिटी दे रहा है, कोई बेकार क्वालिटी। बोर्ड में 3 कैटेगरी आती हैं, एमआर, एमआर प्लस और गोल्ड। तो बेसिकली एमआर जो बोर्ड होता है वो होता है मॉइस्चर रेजिस्टेंस, बस। एमआर प्लस होता है मॉइस्चर रेजिस्टेंस प्लस टर्माइट प्रूफ। तीसरा आता है मॉइस्चर रेजिस्टेंस प्लस टर्माइट प्रूफ, फायर प्रूफ। एक ग्रीन कलर का आता है HDHMR, वो अलग कैटेगरी है। वो बहुत भारी भी होता है ना, मेरे घर पे लगा था भाई बेड में। तीनों बोर्ड सब जगह लगा सकते हो, तीनों बोर्डों का अपने जगह अलग काम है। बस आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? हाँ, जैसे कि बेड बनाना है तो आपको खाली एमआर यूज करना है, मॉइस्चर से बचने के लिए बेसिकली, क्योंकि उस पे आग तो आनी नहीं है ना टर्माइट आनी है, क्योंकि जमीन पे है वो तो ऑब्वियसली। क्योंकि आपका गैप आ रहा है, बस मॉइस्चर इसलिए कि जब आपका फर्स्ट क्लीनिंग हो रहा है, हाँ, तो थोड़ा बहुत सेफ रहे। एक क्लाइंट के हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसको किसी ने सजेस्ट किया कि ये मेरा सीजन का इशू है, तो माइसिंग बोर्ड लगाने के लिए सजेस्ट दिया, जबकि माइसिंग बोर्ड यूज ही नहीं किया जाता। माइसिंग बोर्ड पेपर से मिक्स करके बनाया होता है, वो उल्टा वाटर को ऑब्जर्व कर लेगा। सीमेंट और पेपर को मिक्स करके बनाते हैं, और लेकिन उसमें क्या होता है कि वो तो दीवार पे लगाना नहीं चाहिए अगर घर में सीलन की प्रॉब्लम है तो। जहाँ पर उसके जॉइंट्स आते हैं वहाँ वो क्रैक दे जाता है, अच्छा, जनरली देता है। मगर उसकी इंटेंसिटी बहुत हार्ड होती है, मतलब आप ड्रिलिंग करोगे तो वो फ्री नहीं होगा इतनी आसानी से। वो बेसिकली जो बनाया गया है ना, वो बनाया गया पार्टीशन के लिए, आपको पार्टीशन इंक्लूड करना, स्ट्रॉन्ग पार्टीशन, तो उसके लिए वहाँ यूज किया। मगर जिन लोग कहाँ यूज कर रहे हैं वॉलों पे, दीवार पे लगा लेते हैं सीधा, सीलन बाहर ना है। उससे टर्माइट तो नहीं आएगी मगर सीलन जरूर आ जाएगी। तो WPC शीट यूज की जाती है, वो उसको यूज करने से क्या बेनिफिट, आपने 4M की पेस्ट कर दी पीछे, आपने टेपिंग लगा के एकदम परफेक्ट तरीके से आपने सेट कर दिया, उसको पेंट कर दो, आपको फील ही नहीं होगा आपने WPC शीट लगाई पीछे। अच्छा, ओके, सो आई थिंक हम लोगों ने काफ़ी टॉपिक्स को हमने कवर करा है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू में भी। ये बोर्ड में हमने काफ़ी कैटेगरीज बताई है, बोर्ड कितने टाइप्स के होते हैं और कितनी क्या क्या कहाँ पे कहाँ में लगाना चाहिए, कितना ज़रूरत है, एक्स्ट्रा पैसा खर्च ना हो। तो उसी पे ही जैसे हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे और ऑफ कैमरा भी कि वैल्यू फॉर मनी, बजट फ्रेंडली वर्सेस प्रीमियम और लग्जरी जो क्वोशंट जो दिमाग में रहता है लोगों के, तो उसमें ऐसा कैसा बैलेंस बनाते हो आप
कि यार ओवर प्राइस भी ना लगे और अंडर प्राइस भी ना लगे, बिकॉज आपने जो 2 पॉइंट्स आप लोगों ने 2 पॉइंट्स बताए थे, एक्सपायरी वाला वो कैच और दूसरा वो जो डुप्लीकेट माल जो आता है मार्केट में, तो उसको तो हमें चलो पता चल गया। और ज़रूरी नहीं है हर सस्ती चीज़ थोड़ा वैल्यू फॉर मनी हो, उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें हो सकती है मिलावट वाली। तो वो बैलेंस कैसे करे यार, क्योंकि कुछ लोग तो मार्केट खराब करने में लगे रहते हैं। यू गेट माय पॉइंट। एवरी प्रोफेशन, जो पड़ोस वाले अंकल है या जो दुकान के लोग भी है, तो अगर कुछ वो एडवाइस दे रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं, उसको हम माने या खुद को हम जांच करें या उसके बारे में पता करें। ऐसा पड़ोस वाले अंकल खराब नहीं है, वो क्या है, उनकी जितनी नॉलेज है वो शेयर कर रहे हैं आपके साथ। आप हर फील्ड में सबकी अपनी एक्सपर्टीज होती हैं। जैसे पड़ोस वाले अंकल आपके हो सकता है सीए हो सकते हैं, या आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, या वो आपके सिविल लाइन के हो सकते हैं, किसी भी पार्ट के हो सकते हैं, उनका वो बेस्ट होगा, है ना। बट क्या उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी देखी हैं, अच्छी, खराब, बहुत खराब, उनके संग जो बुरे एक्सपीरियंस रहे हैं, हाँ। ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो तो वो अपना शेयर कर रहे हैं। चीज़ें शेयर कर रहे हैं, है ना। और बहुत बार क्या होता है, पड़ोस वाले अंकल एडवाइस बहुत अच्छी देते हैं। क्या होता है, हमारे फील्ड में हो गया, हम एक्सपीरियंस से बहुत सी चीज़ें सीखते हैं, नई चीज़ें जनरेट होती हैं हमारी। इसका एक ही सॉल्यूशन है, सुनो सबकी लेकिन करो इंटीरियर जो डिजाइनर एक्सपर्ट कह रहा है उसकी सुन करके, और आप उसको वेरीफाई करो, क्रॉस वेरीफाई करो। अब जैसे अगर आपको पेंट के लिए कहीं जाना है तो मैं आँख बंद करके कह सकता हूँ आगरा में अशोक पे, जेन्युइन, रिलायबल, एकदम ओरिजिनल, कोई डुप्लीकेसी नहीं, कोई प्राइस में ऊपर नीचे नहीं। जो ऊपर से आ रहा है उसमें अपना एक छोटा सा मार्जिन है, क्योंकि वो भी अपनी दुकान चला रहा है। अब आगरा में पेंट वाले अशोक के अलावा काफ़ी पेंट वाले हैं। मेरा जो रेफरेंस लगता है, हम लोग क्या करते हैं, हम डायरेक्ट कंपनी से मीटिंग कराते हैं। अगर आपका बल्क में कुछ काम है तो आप कंपनी से मीटिंग कर सकते हो। कंपनी वाला आपको बताएगा मेरा मेन डिस्ट्रीब्यूटर ये है, पहला प्लस पॉइंट। सेकंड, आपको प्रोडक्ट जो मिलेगा रिलायबल मिलेगा, उसकी एक्सपायरी नहीं होगी। पेंट की एक्सपायरी होती है, पेंट की भी अपनी, तो वो एक्सपायरी नहीं मिलेगी। आप वेंडर को इंट्रोड्यूस मतलब कंपनी ने कराया आपसे, तो वो ऑब्वियसली सोचेगा बढ़िया ही दूं। आपका जो बेस्ट डिस्काउंट हो सकता है वो आपको प्रोवाइड कराएगा मेरे थ्रू और डीलर के थ्रू भी, क्योंकि क्या वो फोर्स करेगा डीलर को कि भाई आर्किटेक्ट ने फोर्स करा है, इसको कम से कम में सेल दो, तो आपको बेस्ट टू बेस्ट डील मिलेगी। थर्ड पॉइंट होता है कि डिटेल ऑफ द प्रोडक्ट, ना डीलर बता सकता है प्रोडक्ट के बारे में, ना आर्किटेक्ट, मगर कंपनी को जो पर्सन होता है ना, उसको प्रॉपर डिटेलिंग होती है कि क्या फॉर्मूला यूज़ किया है, क्या केमिकल यूज़ किया है, किस सोर्स से बना है, इसकी क्या ड्यूरेबिलिटी, क्या स्ट्रेंथ है, क्या लाइफ है, वो सब चीज़ डिस्क्राइब करता है। बट इनके से पता है इसमें एक ड्रॉबैक भी क्या होता है, बैंड जो कंपनी का पर्सन होता है ना, वो अपने प्रोडक्ट को बेचने की पूरी ताकत लगाता है, वो सही बात है, पिच करता रहेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा। तो उसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट ये होता है कि वो अपने प्लस पॉइंट के साथ नेगेटिव पॉइंट हम क्लाइंट को ब्रीफ करें। जैसे कि आपका ड्यूको पेंट बहुत चलता है, मतलब रॉयल में आते हैं ड्यूको पेंट बहुत चलता है, बट क्लाइंट को ये नहीं पता ड्यूको पेंट कराने के टाइम पे हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ग्रुप्स का। जहाँ जॉइंट आएंगे वो पेंट 100% खुलेगा, क्रैक करते हैं, क्रैक करेगा ही करेगा। वो होता है वेदर चेंज होती है, क्योंकि बोर्ड स्क्वीज होता है। बिल्कुल, हाँ। और क्या, गर्मी में सर्दी में चेंज आती है, हाँ। स्क्वीज होगा बोर्ड, जब खुलेगा तो साथ में पेंट भी छूटेगा। तो क्या होता है उसमें, हम क्या करते हैं, उसमें हम ग्रुप्स देते हैं जहाँ पे जॉइंट आते हैं, और ग्रुप्स हमें उस तरीके से निकालने हैं कि वो डिज़ाइन का पार्ट देखें। अब जैसे कि इन्होंने पूछा था कि हम बैलेंस कैसे करते हैं डिज़ाइन को, बजट को, एस्थेटिक को, तो हमारी जो पहली प्रायोरिटी होती है हमारा बजट होता है स्ट्रेंथ, कि आप ड्यूरेबिलिटी, क्योंकि आप कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप एक की जगह आप 2 लगाओ, मगर वो ऐसा होना चाहिए कि आप उससे बोर हो जाओ। वो कह रहा है मैं खराब नहीं हूँ, क्योंकि खराब हो गया तो बहुत दुख होगा, बोर हो गए तो दुख नहीं होगा आपको हर आदमी भाई हम चाहते हैं कि सालों साल चले बस चीज़, और क्या। तो पहली हमारी जो प्रायोरिटी होती है वो होती है स्ट्रेंथ, कि आप कोई भी प्रोडक्ट लगाए वो ड्यूरेबल होना चाहिए। सेकंड होती है हमारी प्रायोरिटी एस्थेटिक, कि हमें लग्जरी नहीं चाहिए, हमें एस्थेटिक चाहिए, देखने में पीस होना चाहिए, थोड़ा ट्रेंडिंग भी होना चाहिए आजकल के हिसाब से, हाँ। ट्रेंडिंग आज है कल नहीं है। जैसे कि एस्थेटिक में हम काउंट करते हैं लाइट के कलर्स को। लाइट में 3 कलर आते हैं, वार्म वाइट, कूल वाइट, नेचुरल वाइट। इस रूम में कैसे लाइट होना चाहिए? नहीं, हर रूम में हर लाइट का अपना यूज होता है। हाँ, मूड के ऊपर डिपेंड करता है।
ये नहीं है कि हम रूम में वार्म वाइट एडजस्ट करेंगे। सारी वार्म वाइट दे दी है, सारी नेचुरल वाइट दे दी है। वाइट का जो वर्क होता है ना, वो होता है पीस के लिए, कि आपको, आप रूम में एंटर करो तो आपको एकदम रिलैक्स फील हो, आप काम फील करो। बट आप जब आपको वर्किंग आवर्स हो तो आपको कूल लाइट चाहिए, प्रॉपर लाइट चाहिए, परफेक्शन। क्या आप रिटर्न में कुछ भी वर्क करो तो आपको नीट एंड क्लीन, आपका आपने, हाँ, नेचुरल लाइट आपका डेली यूज में होती है। तो ये हमारा एक एस्थेटिक एम्बियंस हो गया, कलर हो गया। क्योंकि हमें ये नहीं देखना कि हमारा इस कलर से बहुत रॉयल निकल गया है या डी को प्रिंट कर देंगे, बहुत उसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट है, वो यूज़ कर सकते हो। बट एम्बियंस ऐसा होना चाहिए कि आप बोर नहीं हो। जैसे कि पहले टाइम पे वाइट पेंट बहुत चलता था, वो यूज़ करते थे कि उससे इंसान बोर नहीं होता है। कुछ नहीं समझ में आ रहा, वाइट करा दो पूरा घर। तो ऐसे बहुत सारे कलर आते हैं कि उससे एस्थेटिक लगना चाहिए और स्पीशीज फील होना चाहिए, थोड़ा आता है रॉयल फील। आजकल वो चल रहा है, ड्यूअल टोन चल रहा है, आपस में कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कलर्स एक दूसरे को। फिर आता है आपका, ये कहते हैं रॉयल्टी। रॉयल्टी में ये नहीं होता आप कुछ भी लगा दो। जो भी चीज बना रहे हो आप, उसका एक सेंस होता है, मतलब आप कुछ बना रहे हो, बिल्कुल कलर कॉम्बिनेशन, वो चीज वहां पर सूट कर रही है नहीं कर रही है, घुसते ही क्या इम्पैक्ट डाल रही है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि दीवार पे आपने एकदम से पूरा लाल किले की तरह लाल कर दिया घर। लोग फर्नीचर, हम दिल्ली से फर्नीचर परचेज करते हैं, उसका रीज़न क्या है? मुझे ना दिल्ली में बहुत अच्छे फर्नीचर मिलते हैं, बहुत ब्यूटीफुल। मतलब आपका आधा घर का इंटीरियर तो फर्नीचर डिजाइन कर देते हैं। मतलब आप आओगे, आपको बहुत ब्यूटीफुल सोफा मिलेगा, आपका ऑटोमेटिकली सोफा और कारपेट डिजाइन को बहुत ब्यूटीफुल इंटेंस कर। ये सबसे ज्यादा ही कवर करते हैं। सेकंड चीज, कॉस्टिंग इफेक्ट आता है हमारा फिर, क्योंकि जैसे कि इन्होंने पूछा था कि कॉस्टिंग, क्योंकि हमारे कॉस्टिंग में बहुत अच्छा खासा डिफरेंस आता है। हम जो दिल्ली से परचेजिंग करते हैं ना, उससे हमारी कॉस्टिंग हाफ हो जाती है ऑटोमेटिकली। आगरा से हाफ हो जाती है, बिल्कुल ट्रैवलिंग मिला करके सब कुछ। क्योंकि अच्छा। वो बल्क में बना रहे हैं। देखिए, आप आगरा से बेड बनवाओगे, आपकी एक बेड की कॉस्ट 50,000 30,000 कुछ भी आती है, सपोज करो 4 बेड के हो गए 2 लाख। आप दिल्ली से बेड लोगे, कॉस्ट 1 लाख आ जाएगी। 4 बेड अच्छा। 90,000 रुपए के अंदर भी है। 10,000 रुपये का आप कार्ट्रेज मान लो, तो अब बेसिकली आपने 90 तब भी सेव कर ली। सेकेंड चीज, आपको चीज़ें बेटर मिल रही है। तो बेसिकली हमें, हम जब प्रोजेक्ट करते हैं, हमें ये नहीं कि हमें आगरा से ही प्रोजेक्ट परचेजिंग करनी है, हमारे पास पूरा शहर है, कानपुर है, दिल्ली है, गुड़गांव है, आपका गुजरात है, आपका राजस्थान है। हमें पूरा, से हमें बेस्ट चीज़ मिलती है, हम वहाँ से लेते हैं। अभी रिसेंट में हमने एक शैंडलियर परचेज किया था आगरा में, वो मिलेगा ही नहीं। अच्छा, वैसा टाइप का बिल्कुल नहीं मिलेगा। ही नहीं सकता वो। उसके शैंडलियर जो पीसीस थे, हमने इम्पोर्टेड थे, बेसिकली हमने असेंबल करके बनवाए थे, बहुत ब्यूटीफुल निकल के आए थे। कहाँ से मंगवाए थे? ये हमने मंगवाए थे, ये कहते हैं फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद में हाँ, कांच का काम तो प्रॉपर वहाँ का है ही। ग्लास का राजा है फिरोजाबाद बेसिकली, और उसकी जो कॉस्टिंग आई थी 40,000 रुपये आई थी। आगरा में 2 लाख से कम का शैंडलियर नहीं आता है। टेलर मेड, कस्टमाइज अपने हिसाब से बनवा सकते हैं। आगरा में टीम आई थी, बना के गई थी प्रॉपर। अरे वाह, और 40,000 वो मिला करके सब कुछ कंप्लीट। या ये ना, देख रहे हो यार। और टेलर मेड ऐसा अगर दिल्ली से बुलवाते वो तो 4-5 लाख ले लेता उस चीज के। नहीं, डिपेंड करता है आप क्या लगा रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। हाँ, मटेरियल क्या है आपका। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। Hello everyone, myself Viraj Goyal. Would love to know your feedback on this podcast. Please like, comment and subscribe. Hit the bell icon. Many thanks.